नमस्कार दोस्तों, राजकीय अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है दिल्ली शराब घोटाला, जिस पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। सारा मामला हम जानेंगे क्रम से डेट वाइज। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं क्या है दिल्ली शराब नीति केस। इसमें दोस्तों दिल्ली सरकार ने जो है 3500 करोड़ का फायदा देखते हुए उन्होंने अनुमान लगाया था और शराब नीति की नई घोषणा की थी। इसके पहले हम आपको भी विस्तार से आगे जानेंगे शराब नीति क्या है और नई शराब नीति और पुरानी शराब नीति में क्या क्या अंतर रहने वाले हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को जो है ईडी ने जो है 21 मार्च को शाम गिरफ्तार कर लिया है। अगर हम देखें कि दिल्ली शराब नीति के केस की क्या क्या टाइमलाइन थी और कैसे कैसे इसमें सीक्वेंस बना और क्या स्थिति ऐसी बन गई कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होना पड़ रहा है। इसमें अगर हम पूरी बात करें सीक्वेंस की, इस 22 मार्च 2021 को दिल्ली के तत्कालीन जो है डिप्टी सीएम जो थे मनीष सिसोदिया ने शराब नीति का ऐलान किया था, एक नई शराब नीति बनाया था और उसका ऐलान किया था, जिससे उन्होंने कहा था कि माफिया राज खत्म हो जाएगा इस नई शराब नीति से और सरकारी खजाना भी बढ़ेगा, यानी सरकार की उसमें आमदनी होगी। दिल्ली में जो शराब नीति की पहले जो नीति लागू थी उसमें यह था कि सिर्फ जो 60% दुकानें थी वो सरकारी थी और 40% दुकानें प्राइवेट रहती थी। ये पहले सीक्वेंस था, जो कि अब जो नया सीक्वेंस आ गया उससे से टोटल 100% दुकानें जो है प्राइवेट कर दी गई हैं, शराब की दुकानें। फिर आगे अगर बात करें कि जो 17 नवंबर 2021 को जो नई शराब नीति है 2021-22 को लागू कर दी जाती है और इससे सरकार पूरी तरह से बाहर हो जाती है। पूरी सारी शराब की दुकानें 100% प्राइवेट कर दी जाती हैं और 32 जोन में बाँटा जाता है दिल्ली को, जिसमें से प्रत्येक जोन में 27 दुकानें रखी जाती हैं। इस प्रकार टोटल 850 के लगभग दुकानें शराब की बनती हैं। इसके बाद अगर बात करें कि क्या थी नई जो पॉलिसी लाई गई और पुरानी पॉलिसी में क्या-क्या अंतर थे, तो आइए हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इस जो येलो लाइसेंस होल्डर के होता था उसमें जो पुरानी पॉलिसी थी उसके अंतर्गत उस ड्रग यानी शराब बेचने के लिए हमको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते थे, उससे हमको लाइसेंस मिलता था। लेकिन जब वही नई पॉलिसी लागू कर दी जाती है, तो लाइसेंस लेने के लिए होलसेलर को जो है यानी शराब बेचने के लिए 5 करोड़ का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया। इसके नहीं कह सकते 49% अमाउंट इंक्रीज हो गया और फिर इसके बाद सरकार का उससे दायित्व पूरा खत्म हो जाता है। वहीं अगर बात करें जो यल सेबल लाइसेंस रखा गया, यल सेबल लाइसेंस रिटेलर के लिए रखा गया था और इसमें जो ओल्ड पॉलिसी के अंतर्गत इसके यल सेबल लाइसेंस लेने के लिए 8 लाख रुपए था और जब वही नई पॉलिसी लागू कर दी जाती है शराब की उसमें से 11.18 यानी 11 इस प्रकार से ये भी बहुत बड़ा अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिससे छोटे कारोबारी जो भी है वो सब हट जाते हैं मार्केट से। ये इसका ड्रॉबैक था। तो ये नई पॉलिसी थी, इसमें से पूरा सरकार का ये मतलब था कि जो भी एक बार हम आपसे प्रॉफिट ले लेंगे और इसके बाद आपको जैसे बेचना है दवाई का, जैसे प्रचार एडवर्टाइजमेंट करना है, प्रचार करना है, जैसे आपकी जो भी जिस तरीके से बेचना है, जब बेचना है आप उस पे आपको डिसीजन है। मतलब हमको एक बार प्राइस दीजिए, इसके बाद हम उस पे सिर्फ एक्साइज पॉलिसी जो कि बहुत कम अमाउंट में था वो लेंगे, बाकी आप जितना प्रॉफिट आप कमाए दुकान वाले जो है। तो ये थी नई पॉलिसी में। तो इसमें क्या दिक्कत क्या आई आखिरकार? फिर दिक्कत क्या थी? सरकार का तो रेवेन्यू बढ़ रहा था, बढ़ा सारी चीज़ें, लेकिन इसमें दिक्कत ये आई कि जब इन्होंने देखा गया कि छोटे कारोबारी हट रहे थे। इसमें छोटे कारोबारी जो इतना अमाउंट महँगा हो गया, यहाँ 10 लाख से 5 करोड़ हो गया और 8 लाख से जो है 11 करोड़ हो गया, तो छोटे कारोबारी इसमें दुकानें नहीं खोल सकते थे। तो पहले ये ड्रॉबैक था। तो इसी को देखते हुए उन्होंने 8 जुलाई 2020 को जो है दिल्ली के जो मुख्य सचिव थे, दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में कुछ उनको गड़बड़ी का अंदेशा जताया और इसके लिए उन्होंने जाकर के जो एलजी होता है लेफ्टिनेंट जनरल यानी उप राज्यपाल बीके सक्सेना जो को इसकी सूचना भेजती है, उनको उनसे जाते हैं, बात करते हैं, उनको बताते हैं कि ये जो दिल्ली में जो ये चल रहा है, नई शराब नीति लागू कर दी गई है, इससे कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है, ठीक नहीं है इस पे। तो उन्होंने इसके बाद जाँच की, उन्होंने देखा और जब उनको भी इस चीज़ का लगा कि इसमें वाक़ई में कुछ गलत है, तो उन्होंने इसकी सीबीआई जाँच की माँग कर दी जो है। और फिर क्या होता है 28 जुलाई 2022 को जो है विवाद बढ़ता है। दिल्ली सरकार ने नहीं जैसे देखती है कि विवाद बढ़ता जा रहा है, उसमें सीबीआई जाँच शुरू हो गई है या मतलब कुछ सही नहीं लग रहा है उनको भी अपने भविष्य को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने जो नई शराब पॉलिसी लागू की थी उसको रद्द कर दी और पुरानी जो पॉलिसी थी उसको फिर से लागू कर दी। तो इससे क्या नुकसान हुआ, जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था लोगों ने 11 करोड़ रुपए और इतने लोग के लाइसेंस लिए थे, उनको फिर जब और जो कमा नहीं पा रहे थे, उनको फिर नुकसान हुआ तो वो सारे फिर निराश होने लगे। और उन्हीं को ये सब का परेशान होकर के उन्हीं के कुछ लोग जो है ईडी के गवाह बन गए वही लोग। और उन्हीं से जब ईडी के कुछ लोग गवाह बन गए, ईडी को जो है सारे प्रूफ मिलने लगे और सारी यहाँ के अंदर की बातें पता चलने लगी, तो उसी से ईडी फिर केस करने लगती है। फिर आगे बात करते हैं 17 अगस्त 2022 की, तो सीबीआई ने केस तो दर्ज कर लिया था और जाँच भी शुरू कर दी थी, जिससे मनीष सिसोदिया और 3 रिटायर्ड ऑफिसर जो उसके अधिकारी थे, 9 बिजनेसमैन, 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। सभी पर भ्रष्टाचार जुड़ी धाराओं से रहा केस दर्ज किया और केस चलने लगा। और फिर आगे बात करें कि 22 अगस्त 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी ने जो है सीबीआई के मामले में जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर लिया। फिर 12 सितंबर को आम आदमी पार्टी ने संचार प्रमुख जो थे विजय नायर को सीबीआई गिरफ्त कर लिया। इसी प्रकार से 26 फरवरी को जो मनीष सिसोदिया हैं उनको भी गिरफ्तार कर पूछताछ के सीबीआई के अरेस्ट कर बाद में ईडी ने भी सिसोदिया को अरेस्ट किया था। यानी 26 फरवरी को पहले ही बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया के रूप में हुई थी सबसे बड़ी। फिर इसके बाद 4 अक्टूबर 2023 को आप नेता जो संजय सिंह थे उनको भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार से कई बड़े नेता जो है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और कई लोग भी और बिजनेस में कई गिरफ्तार होने लगे धीरे-धीरे। फिर इसके बाद बात करते हैं अब जब ये बड़े-बड़े लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तब बारी आती है अरविंद केजरीवाल की, मुख्यमंत्री मानिए। इनकी क्या होता है कि इन पे भी 2 नवंबर को
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पहला समन जारी करती है कि आपको बुलावा आया है ईडी की तरफ से, लेकिन ये जो है उसको इग्नोर कर देते हैं अरविंद केजरीवाल और ईडी के सामने नहीं जाते। इनको ये लगता है कि हमको जो है राजनीतिक तरफ से परेशान किया जा रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें और हमने कोई कुछ गलत नहीं किया है, और वो उसको समन को इग्नोर कर देते हैं, नहीं जाते हैं। फिर इसके बाद जो ईडी ने 21 दिसंबर 2023 को दोबारा बुलाती है, फिर वही काम करते हैं इन्होंने, फिर नहीं जाते हैं, ना कोई कुछ सूचना देते हैं। 3 जनवरी को फिर नहीं, फिर 17 जनवरी को, फिर 2 फरवरी को, फिर 22 फरवरी को, फिर 26 फरवरी को और फिर 27 फरवरी को। फिर इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट 17 मार्च को, यानी इस प्रकार से टोटल 9 बार जो है ईडी के द्वारा समन भेजा जाता है और ये नहीं जाते हैं। और इसके लिए उन्होंने 16 मार्च को कोर्ट पे जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं और जो है वहाँ कोर्ट पे जाकर के याचिका दायर करते हैं और कहते हैं कि हमको ईडी की तरफ से पूरा बुलाया जा रहा है, जबकि उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें उसको मना किया जाए कि ईडी हमको परेशान ना करे। तो ईडी उस पे जो हाई कोर्ट उसके डॉक्यूमेंट सारे चेक करता है एक आम आदमी पार्टी के, और देखता है जो उनके केस के संबंधित, तो वो मतलब कहता है कि हम मना नहीं कर सकते ईडी को गिरफ्तार करने से, आपको हम मना नहीं कर सकते, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तब इसके बाद जो है जैसे ही ये निर्णय आता है कि हम ईडी को गिरफ्तार करने से मना नहीं कर सकते, और उसी के दूसरे दिन जस्ट 21 मार्च को लंबी पूछताछ ईडी आती है और उसको 2 घंटे शाम को 7 बजे, और उसको 2 घंटे लंबी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले जाती है दोस्तों। फिर इसके बाद अगर बात करें कि फिर जब ऐसे गिरफ्तार कर ले जाती है तो दिल्ली के यानी जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट पे याचिका दायर करते हैं, और वहाँ पे जो है इसके उनके इसके अभी जो वकील होते हैं, वरिष्ठ वकील अरविंद केजरीवाल के, वो होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने, कोर्ट को बताया कि हमको इस पे सुनवाई करनी है क्या है। तो लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि जो उनकी सुनवाई ट्रायल कोर्ट में भी उसी दिन होना था, तो फिर इसके बाद फिलहाल हुआ ये याचिका जो है दायर कर ली जाती है और उनकी रिमांड पे सुनवाई होती है। तो 22 मार्च 2024 को जो है ईडी जो है 10 दिन का समय मांगता है कोर्ट से कि इनको 10 दिन के लिए रिमांड पे भेजिए, लेकिन जो है कोर्ट फ्राइडे को ही जो है कोर्ट जो है इनको अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 6 दिन का समय देता है सुनवाई के लिए रिमांड पे, और 28 मार्च तक इनकी रिमांड में रहेंगे। दोस्तों ये रही आज तक की अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट अपडेट आप तक मिल सके। थैंक यू।